नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और यह कार्यक्रम जो है वीकली करंट अफेयर्स का होगा। इसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। यानी कि पिछले एक सप्ताह में जो भी मुद्दा चर्चा में रहेगा इन दो विषयों से, उस पर हम बात करने वाले हैं थोड़े विस्तार से। चलिए, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, इस सप्ताह में देखिए ऐसे 5 मुद्दे रहे हैं जो कि काफी चर्चा में रहा है। पहला अगर देखेंगे तो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहां पर कोलंबो बंदरगाह पर भारत और चीन के जो युद्धपोत हैं वो आमने सामने आ गए। अब इसको लेकर के क्या मसला है इसको देखेंगे। दूसरा जो मामला देखने को मिला वह दीक्षांत समारोह में काले गाउन पहनने की जो परंपरा है उसको खत्म करने की बात की गई। यानी कि ब्रिटिश एरा के चीजों को, अपने बेसिक बातों को खत्म करने के लिए कहा गया था, यह भी इंपॉर्टेंट। तीसरा, जनगणना को लेकर के बातें किया गया है। तो भारत में जल्द शुरू होगा अब जनगणना, इस बात को लेकर के पेशकश की गई है। इसके बाद जो है मलेशिया को लेकर के कि मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरा पे थे, तो यह भी हम बात करेंगे कि क्या मलेशिया अब जो है जाकिर नायक को भारत को सौंप देगा। इसके अलावा थाईलैंड यात्रा पर वहां पर एक लड़की गई थी और अपने विवरण को उसने छुपाया था, पासपोर्ट को फाड़ दिया था, उसके कुछ पन्ने को, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो पासपोर्ट से संबंधित जो भी नियम कानून है इसको भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तो ये 5 टॉपिक जो है आज हमारे चर्चा में रहने वाला है। पहला टॉपिक जो है, यहां पर हम कोलंबो बंदरगाह पर भारत और चीन के युद्धपोत जो आमने सामने आए उसको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। दरअसल माजरा क्या है इसको सबसे पहले समझ लीजिए। भारतीय युद्धपोत और चीन के 3 युद्धपोत एक साथ श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर आमने सामने आ गए। भारत के तरफ से जो युद्धपोत था वो आईएनएस मुंबई और चीन का जो युद्धपोत था उसमें से 3 रहा, जिसमें से एक था हे फेई, दूसरा था वुझी शान और तीसरा जो है किलियान शान। ये 3 युद्धपोत चीन के द्वारा और एक जो है वह भारत के द्वारा यहां पर कोलंबो में यहां पर आमने सामने आया। तो हिंद महासागर की जो अपनी अवस्थिति रही है और इसका जो महत्व है इस पर पूरे विस्तार से हमें देखना होगा। देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों देशों के द्वारा, चाहे भारत हो चाहे चीन के द्वारा हो, यहां पर बंदरगाह पर जो है युद्धपोत भेजे गए हैं। और इसमें हिंद महासागर का जो ये क्षेत्र रहा है, विशाल क्षेत्र इंडियन ओशियन का, इसमें दबदबे को लेकर के भी देखा जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत और चीन के अलावा कई और देश हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, आप सऊदी अरब की बात करेंगे, आप संयुक्त अरब अमीरात की बात करेंगे, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे आप फ्रांस या ब्रिटेन की बात करें, सभी चाहते हैं कि इस क्षेत्र में उसका पकड़ बना रहे और यहां पर अपनी नौसैनिक को जो है वह उपस्थित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। देखिए, हिंद महासागर के सैनिकरण और यहां पर जो शक्तियां बढ़ रही है, इसके वजह से यहां के जो छोटे द्वीपीय देश हैं उनकी समस्या भी बढ़ती जा रही है। वे द्वीप जो है वहां पर अस्थिरता का माहौल बनता जा रहा है। कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो रखे हैं, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय समझौता यहां पर पालन करता हुआ कोई नहीं नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो पावर्स हैं, उस पावर के बीच में जो कंपटीशन हुआ है, इसको लेकर के यह क्षेत्र जो है और जटिलता का शिकार बनता जा रहा है। ठीक है, अब इस क्षेत्र पर देखिए, चूंकि भारत यहाँ के अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र पर नजर डालेंगे तो भारत यहाँ पर एक एडवांस के तौर पर आप देख सकते हैं, भारत को थोड़ा सा अपर एज है, लेकिन चीन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जो है भारत का प्रभुत्व बनता रहे। इसलिए दोनों अपने वर्चस्व को यहां तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए समय समय पर आप देखेंगे कि श्रीलंका में चीनी युद्धपोत जो है, चीनी जासूसी नौकाएं हैं और पनडुब्बी वगैरह जो है, इस पर यहां पर देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के श्रीलंका भी और भारत भी लगातार अपनी आपत्ति दर्ज कराता हुआ नजर आया है। और भारत और चीन के युद्धपोत कोलंबो बंदरगाह पर फिलहाल क्यों गए, इसको लेकर के जरा देख लेते हैं। देखिए, यहां पर जो है एक अभ्यास को लेकर के बातें किया गया। अब अभ्यास क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि भारत का आईएनएस मुंबई है और चीनी और श्रीलंका युद्धपोत, ये सभी मिलकर के अलग अलग पैसेज अभ्यास करने के लिए कोलंबो बंदरगाह पर आए। कौन सा अभ्यास? पैसेज अभ्यास। ठीक है, अब इस ये पैसेज अभ्यास क्या होगा, तो तीनों देशों के जो नौसैनिक हैं ये आपस में विभिन्न खेलकूद, समुद्र तट की सफाई कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर के संयुक्त कार्यक्रम करने वाले हैं। और यह जो है 29 अगस्त 2024 से शुरू होना है। ठीक है, तो ये मामला आपके समक्ष आ गया। अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दीक्षांत समारोह को लेकर के हमने चर्चा किया था। तो दीक्षांत समारोह में काले गाउन पहनने की जो परंपरा है उसको खत्म करने की बात की गई, यानी कि जो औपनिवेशिक सोच है उसको समाप्त करने की बात की गई। जो लोग आप में से ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया होगा, तो जब डिग्री लेने जाते होंगे तो एक दीक्षांत समारोह होगा, उसमें आप इस तरह के जो है गाउन पहन के कैप लगा के जाते होंगे और डिग्री दिया जाता होगा। इसी चीज को खत्म करने
करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय परंपरा में ये सारी चीजें यहाँ पर हो। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी अस्पताल आते हैं, हॉस्पिटल हैं या कॉलेजेस हैं, उन सभी को एक लेटर दिया गया कि आप इस परंपरा को खत्म करें और इस परंपरा को खत्म करते हुए भारतीयकरण को बढ़ावा दें। ठीक है, तो यानी कि भारतीय ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। अब इस बात को लेकर के सभी शिक्षण संस्थान से ये कहा भी गया है कि आप इस संबंध में अपना प्रस्ताव दीजिए और उस प्रस्ताव को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो है वह अनुमोदित करेंगे। अब ये देखना होगा कि ये सिर्फ जो है चिकित्सा से संबंधित जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं, वहीं तक लागू होता है या बाकी भी यूनिवर्सिटी इसको करते हुए नजर आते हैं। अगर आप बीएचयू का नजर डाले होंगे या ट्रिपल आईटी के कई इंस्टीट्यूट में, आईआईटी के कई इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा कि वहां पर गाउन और काले टोपी पहनना लगभग खत्म कर दिया गया है और भारतीयकरण कर दिया गया। लड़कियां हैं तो वह साड़ी में आ रही हैं और लड़के हैं तो वह कुर्ता और पजामे में आ रहे हैं। यह चीज आपने देखा भी होगा, पिछले कुछ समय से हो भी रहा है। चलिए अब भारत में जनगणना को लेकर के बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना का कार्यक्रम किया जाता है, सेंसस। लेकिन लास्ट जो हुआ है वह 2011 में। अब 2011 के अनुसार ही हम लोग के पास जो भी डेटा है उसके हिसाब से ही नीति निर्माण का काम किया जा रहा है। तो 2011, और आप कहेंगे सर आपने बोला अभी कि 2011 के बाद 10 साल जोड़िए तो 2021 होगा, यानी कि 2021 में जनगणना हो जाना चाहिए था, अगला फिर 31 में होता, लेकिन अब कह रहे हैं कि जनगणना अब होगा। हाँ, तो 2021 में कोरोना और कुछ तकनीकी वजहों से जनगणना का काम नहीं संपन्न हो पाया था, इसीलिए जो है ये शेड्यूल आगे बढ़ गया। और आपको ध्यान होगा लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा था, ये प्रस्ताव दिया था कि लोकसभा का चुनाव जैसे ही संपन्न होगा उसके बाद इसकी प्रक्रिया पर बात की जाएगी। तो एक न्यूज एजेंसी जो रॉयटर्स है, इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि भारत सरकार सितंबर 2024 से जनगणना की प्रक्रिया शुरू करवाने जा रही है। पिछली बार 2011 में हुआ था, लेकिन अब जो है फिर से इसको शुरू कराने की बात की गई है। जनगणना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि देखिए, जनगणना के बाद जितने सारे भी नियम कानून होते हैं, नीति निर्माण होता है, मान लीजिए किसी स्टेट को फंड देना है केंद्र को, या राज्य सरकार ही किसी विषय पर कानून बनाए, तो इन सभी चीजों के लिए आवश्यक क्या हो जाता है कि आपके पास डेटा होना चाहिए कि कितने लोग हैं, उसके अनुसार तो ही तो काम होगा। अब भारत में अगर जनगणना की बात करेंगे तो प्रारंभिक साक्ष्य 800 से 600 ईसा पूर्व ऋग्वेद से यह प्राप्त होता है। चाणक्य के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य द्वारा कराधान के लिए नीति बनाने के एक संदर्भ के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, उस वक्त कराधान के लिए होता था, तब भी पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता था। लगभग आज भी वही चीजें हो रहा है। इसके बाद अगर मुगल साम्राज्य में देखेंगे तो अकबर के शासन काल में प्रशासनिक दस्तावेज जो हैं उसमें आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, संपदा और कई तरह के ऐसे विशेषताओं के बारे में आंकड़े दिए गए हैं। भारत में पहली जनगणना अगर देखेंगे तो वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में कराई गई थी और भारत की पहली समकालीन जनगणना 1881 में की गई थी, जिसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का आयोजन किया जाता रहा है, जो कि लास्ट 2011 और अब फिर होगा। और कहा जा रहा है कि जो अभी शुरुआत होगा, तकरीबन कहा जा रहा है कि 2026 के शुरुआत में इसके आंकड़े हम सबों को प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले खबर की तरफ, वह मलेशिया से है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री जो हैं भारत दौरे पर थे। इसको लेकर के, आतंकवाद को लेकर के उनके साथ चर्चा हुआ। जाकिर नाइक जो कि मलेशिया जाकर के बैठा है, तो उसके लेकर के कि क्या मलेशिया भारत को वापस करेगा, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि भारत और मलेशिया का संबंध जो है विभिन्न बिंदुओं पर वह खराब हो गया था। अगर आपको ध्यान हो तो जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, तब भी मलेशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया था और मलेशिया ने इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई। तो भारत और मलेशिया का संबंध लगातार बिगड़ता रहा। लेकिन अब नए प्रधानमंत्री बने अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम जो है भारत के दौरे पर आते हैं और फिर दोनों देशों के संबंध पर बातें करते हैं। फिर उसी समय जो है, जब एक जर्नलिस्ट के द्वारा उनसे पूछा गया कि क्या वो जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण करने वाले हैं, तब उन्होंने कहा कि अगर भारत जो है पूरी तरह से साक्ष्य देता है, सबूत देता है, तो आवश्यक जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। देखिए, उन्होंने आतंकवाद को लेकर के भी साथ ही कहा कि भारत के साथ जो है मलेशिया भी काम करने के लिए तैयार है। आतंकवाद को लेकर के, आतंकवाद को हम नहीं बढ़ने देंगे, इसके लिए प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई। अब देखिए, जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की मांग क्यों की जा रही है। दरअसल वर्ष 2017 में मुंबई की
NIA कोर्ट द्वारा जाकिर नाइक के विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था। उसके बाद 2019 में भी मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ईडी ने भी इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया है, कई हेट स्पीच देने के आरोप हैं, लेकिन यह जो है फिर फरार होकर के पहले अरब चला गया था, उसके बाद वहां से मलेशिया शिफ्ट हो गया और फिर वहां की सरकार ने पनाह दे दिया, तो तब से वही है। भारत के द्वारा कोशिश किया जा रहा है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। अब आज के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। थाईलैंड यात्रा के विवरण छुपाने को लेकर के एक छात्रा है, उनका पासपोर्ट भी जब्त किया गया है, गिरफ्तार भी कर लिया गया। दरअसल मामला क्या है इसको लेकर के देखते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने पासपोर्ट के कुछ पन्ने को फाड़ करके फेंक दिया। दरअसल घटना क्या है कि एक छात्रा है, वह सिंगापुर जा रही थी और जब वह एयरपोर्ट जाती है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, वहां पर पासपोर्ट और बोर्डिंग पास इमिग्रेशन अधिकारी को जैसे ही पासपोर्ट दिया, उन्होंने जब कुछ चेक किया तो देखा कि पासपोर्ट के कुछ पन्ना गायब है। इसके बाद जो है वह इसके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यह मामला आया कि फिर आपने अपने पासपोर्ट के पन्ने क्यों फाड़े। तो पता यह चला कि कुछ समय पहले वो थाईलैंड की यात्रा पर गई थी जो अपने कॉलेज से वो छुपाना चाहती थी, लेकिन ये तो अपना मामला था। कानून अब यहां से अपना काम करना शुरू कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि उन पर पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) धोखाधड़ी और बेईमानी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। उसके बाद से है यह मुद्दा चर्चा में आ गया, लोगों का ध्यान इस पर गया और फिर जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें। अब देखिए, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के उपबंध का यदि कोई उल्लंघन करता है, अथवा देखिए कानूनी टर्म है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, अथवा क्या, तो यहां पर धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जब तक उसके पास इस निमित्त कोई विधि मान्य पासपोर्ट या दस्तावेज ना हो तो वह ना भारत से प्रस्थान कर सकता है, ना प्रस्थान करने का प्रयत्न करेगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। देखिए, इस अधिनियम के तहत यह भी बातें की गई है कि कोई पासपोर्ट लेता है या यात्रा दस्तावेज वगैरह है, उससे संबंधित कोई गलत जानकारी नहीं देना है, या कोई ऐसा जानकारी है जो जरूरी है देना उसे छुपाया भी नहीं जाएगा, या किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में की गई प्रविष्टियों में विधिपूर्ण प्राधिकरण के बिना कोई परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगा या करता है तब भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा अपना पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जो है वह निरीक्षण के लिए प्रेस नहीं करेगा, इसमें वह असफल हो जाता है। इसके अलावा उसके पासपोर्ट पर कोई दूसरा आदमी अगर यात्रा कर रहा है, उसका उपयोग करता है, वह देता है ऐसा करने, तो भी दंडित किया जाएगा। तो यहां पर जो है दंड के प्रावधान पर देखेंगे तो अधिकतम 2 वर्ष तक के लिए कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने जो है वह दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसके लिए क्या प्रावधान है, देखिए यहां पर यह क्या कहा गया है कि अपनी राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी छुपाकर किसी पासपोर्ट के लिए आवेदन करेगा या उसे प्राप्त करेगा, या कूट रचित पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारण करेगा, तो इस दोनों कंडीशन में कानून कहता है कि वह व्यक्ति जो है उसे 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का सजा दिया जा सकता है, या फिर 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये का दंड भी दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो है यह अपराध की श्रेणी में आता है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) को देखते हैं। यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है को पूरी तरह से बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो देखिए, अभी जो उस छात्रा ने किया वो यही काम, यही चीजें कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी चीज को, क्या चीज, तो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है, वहां पर शायद भारत सरकार के किसी गजेटेड ऑफिसर का स्टंप दिया गया है, तो अगर उसको बदलने की कोशिश करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, उस स्थिति में उस पर कार्रवाई की जाएगी। 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक थे इस सप्ताह में चर्चा में रहा, और इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से फिर अगले सप्ताह जो कुछ टॉपिक चर्चा में रहेगा हम उसको लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रोग्राम के विषय में आपके जो विचार हैं स्वागत योग्य हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।